किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, दालें जो कि प्रोटीन से भरपूर होती हैं, हमारे दैनिक आहार का एक अभिन्न अंग भी मानी जाती हैं। और अब जबकि हमारे खेतों में खरीफ की फसलें बोई जानी है, तो खरीफ की मुख्य फसलों में दालों का भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, तुअर, मूंग, उड़द, हम इन दालों को भी खरीफ की फसलों से लेते हैं। तो क्यों ना कुछ एक ऐसी योजना के विषय में जानकारी ले ली जाए जिस योजना के तहत हम अपने खेतों से भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के अंक में हम जानते हैं कि सीड हब योजना से दलहनी उत्पादन में क्रांति किस प्रकार से लाई जा सकती है। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे साथ एक विशेष अतिथि जिनका नाम है डॉक्टर S.K. कौशिक। ये पौध प्रजनक वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो हम अपने कार्यक्रम में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फसलें हैं, जो हमारा उत्पादन है, उसमें बीज का क्या अभिप्राय है। ये आप बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बीज का मतलब ये होता है पौधे का कोई भी भाग जिससे वो पूर्ण रूप से पौधा पनपा सके, और इसलिए बीज के रूप में दाने का भी उपयोग होता है, बीज के रूप में शक्कर का उपयोग भी होता है। तो बीज का मतलब ये, बीज में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बीज का कवर, सीड कवर जिसको बोलते हैं, एक होता है उसमें भ्रूण एम्ब्रियो होता है, और तीसरा पार्ट होता है उसमें भ्रूण के साथ उसका न्यूट्रिशन पोषक तत्व। तीनों जिसमें होते हैं, और जो अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर, यानी मिट्टी, पानी, जल, प्रकाश मिलने पे पूर्ण रूप से पौधे को पनपा सके, उसको हम बीज कहते हैं। और बीज जो है कृषि का एक अहम आदान है, क्योंकि अच्छा बीज होगा वही अच्छी फसल का उत्पादन दे सकता है। और इसका सार जो है बहुत पहले पुरातन समय से भी हमारे उपनिषदों में, वेदों में कहा जा चुका है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संवर्धनम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छा बीज अच्छे क्षेत्र में या अच्छे खेत में जाएगा तो वो अच्छा फसल उत्पादन करता है। इसलिए बीज को किसान भाई एक अहम रोल के रूप में, अहम भूमिका के रूप में चुनाव करें। इसी के अभिप्राय है कि फसलों में बीज का महत्व अति महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब, जो हम अगर जानना चाहें, हमारे किसान भाइयों को बताना चाहें कि सीड हब योजना क्या है। जैसा आपने पूछा है, सीड हब योजना एक हमारे देश में बहुत ही अच्छी दलहन के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात करने की योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है। इस योजना को 2016 जून 2016 से शुरुआत किया गया है, और इसके माध्यम से हम अपने देश को किसानों के द्वारा दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा देश प्रतिवर्ष लगभग 5 से 6 लाख मिलियन टन दलहन का आयात करता है। और दाल और रोटी का जहाँ सवाल है, उसमें दाल अति महत्वपूर्ण है। जब भोजन की बात करते हैं, दालों का महत्वपूर्ण रोल है। और दलहन उत्पादन कम होता है तब हमको आयात करना पड़ता है। इसलिए आयात न करना पड़े, आत्मनिर्भर हो, इसलिए भारत सरकार ने एक सीड हब योजना के माध्यम से दलहन के क्षेत्र में एक क्रांति सूत्रपात किया है। इसके माध्यम से पूरे देश में सीड हब केंद्रों का गठन किया गया है, जो कि पूरे देश में 150 सीड हब केंद्रों का गठन किया है। इस प्रकार से हम अपने देश में दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। ये बहुत ही महती स्कीम है जो किसानों को भी लाभ देगी और सरकार को भी राजस्व के रूप में लाभ देने की पूर्ण रूप से सक्षमता प्रदान करेगी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई हैं अपने खेतों में बीज उत्पादन करते हैं और एक जो होता है गुणवत्ता युक्त बीज, इन दोनों में अंतर क्या है। ये बहुत अहम आपने प्रश्न पूछा है। सभी किसान ये सोचते हैं कि जो वो किसान अपने खेतों पे फसल लेता है उसमें से कुछ हिस्सा अब रख करके बीज के रूप में अगले साल उपयोग करता है। लेकिन जो श्रम के द्वारा उत्पादित बीज होता है किसान का, और एक प्रमाणित बीज जो हम लेके आते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर क्या रहता है कि बीज का आकार एक समान होना चाहिए, बीज में न्यूट्रिशन एक समान होना चाहिए, बीज का रंग एक जैसा होना चाहिए, बीज में अंकुरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए, और विपरीत परिस्थितियों में भी बीज का अंकुरण अच्छा रहे। इसके साथ साथ में जब अंकुरित हो तो उसमें एक ओज होता है कि तीव्र गति से पौधे का बढ़वार कैसे हो, उसको ओज बोलते हैं। तो ओज भी अच्छा होना चाहिए। इन सभी विषयों पे साथ साथ में उत्पादन अगर उसकी क्षमता अच्छी है तब वो प्रमाणित बीज स्तर होता है। और किसान जो बीज उपयोग करता है उनमें इन सभी बिंदुओं पर लेकर के प्रमाणित बीज के स्तर में काफ़ी अंतर आता है, और इसी अंतर के फलस्वरूप किसान अपने खेतों पे उत्पादन को कम प्राप्त करता है। अगर प्रमाणित बीज का उपयोग करता है, जो सर्टिफाइड बीज होता है, तो निश्चित रूप से प्रति एकड़ के मान से 50 किलो से लेकर के 1 क्विंटल अधिक उत्पादन प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश में अगर प्रमाणित बीजों का उपयोग करें तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और किसानों की आमदनी में भी एक बहुत अच्छा सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जो फसल उत्पादन में बीज की प्रतिस्थापन की दर क्या होती है और इसमें जो सीड हब योजना है इसका क्या महत्व है।
ये आपने एक इतना अच्छा प्रश्न पूछा, जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही प्रतीत होता है और किसानों की दृष्टि से भी सही प्रतीत होता है। हाँ, बीज प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है कि किसी भी फसल के द्वारा कोई क्षेत्र आच्छादित किया जाता है। मान लो सोयाबीन का रकबा है, उस रकबे में से प्रमाणित बीजों के द्वारा कितना क्षेत्र आच्छादित किया गया है, वो प्रतिशत के रूप में जब रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं बीज प्रतिस्थापन दर। और ये फसलों के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ फसलें स्वपरागित होती हैं, कुछ फसलें परपरागित होती हैं। स्वपरागित फसलों में अगर इसका जो प्रतिशत है वो 1/3 के लगभग हो, 30 से 33% हो, तब ये आदर्श स्थिति मानी जाती है। परपरागित फसलों में इसकी जो प्रतिशत माना जाता है वो 50% के आसपास होता है। अगर 50% क्षेत्रफल जो है वो प्रमाणित बीजों के द्वारा परपरागित फसलों में आच्छादित होता है, तब हम उसको आदर्श स्थिति कहते हैं। लेकिन संकर किस्मों में 100% रकबा अगर प्रमाणित बीजों के द्वारा आच्छादित होता है, तब हम इसको आदर्श स्थिति कहते हैं। इसलिए बीज प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है किसी भी प्रदेश की खेती के उत्पादन की क्षमता कितनी अच्छी है, वो इस दर पर निर्भर करती है। जिस प्रदेश में ये दर अच्छी मानी जाती है, अच्छी होती है, उसका उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। और सीड हब योजना के माध्यम से इस बीज प्रतिस्थापन दर में हम बहुत अच्छा सुधार कर सकते हैं, क्योंकि सीड हब योजना में प्रमाणित बीजों का उत्पादन होता है और किसानों के खेतों पे किसानों के द्वारा ही उपयोग करने के लिए प्रमाणित बीजों का उपयोग किया जाता है। अगर उस बीजों का उपयोग करते हैं तो बीज प्रतिस्थापन दर में हम दलहन में एक क्रांति ला सकते हैं। इसके साथ उत्पादन और आमदनी में भी हम इजाफा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो एक मन में बात आती है कि ग्रामीण स्तर पर जो हमारे किसान भाई हैं, अगर वो भी दलहन का उत्पादन करना चाहे तो सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं हैं जिससे उन्हें आगे बढ़ावा मिल सके? यस, हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि कृषि विभाग के माध्यम से भी बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार ने सीड हब योजना एक चलाई है। इसके माध्यम से क्या है, किसान जो अंतिम उपभोक्ता बीज का किसान है, वो किसान अपने खेतों पर अच्छे बीज का उपयोग करे तो उत्पादन बढ़ता है। अगर प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए तो उस प्रमाणित बीज मिलने चाहिए। प्रमाणित बीज मिलने के लिए भारत सरकार ने 150 सीड हब केंद्रों की पूरे देश में स्थापना की है। और प्रमाणित बीजों का उत्पादन हो, इसके लिए हमको प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत सरकार ने 12 केंद्रों का इस तरह निर्माण किया है जो प्रजनक बीजों का उत्पादन करेंगे, जिससे प्रमाणित बीज पैदा होंगे। और 150 सीड हब केंद्रों के द्वारा प्रमाणित बीज जो पैदा होंगे वो किसानों को सीधे रूप से मिल सकेंगे। इस प्रकार से अगर इसकी ग्रामीण स्तर तक पहुंच बनानी है तो निश्चित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, अन्य संस्थानों के माध्यम से सीड हब केंद्रों के द्वारा अगर प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध होता है तो निश्चित रूप से ग्रामीण स्तर पर जो बीज पहुंचेगा उसकी उत्तम क्वालिटी गुणवत्ता होगी और इसके साथ उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। जी डॉक्टर साहब, जो किसान भाई हैं वो इस योजना से संपूर्ण तरीके से लाभान्वित किस प्रकार से हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि किसानों को जब खेती का समय आता है बुआई का, उसमें बीज की बहुत नितांत आवश्यकता होती है और बीज के लिए वो इधर उधर भटकते भी रहते हैं। क्योंकि इस योजना के माध्यम से, सीड हब योजना के माध्यम से सीड हब केंद्रों का निर्माण किया गया है। सीड हब केंद्रों निर्माण में सीधे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या राज्य कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसान से संपर्क करके वहाँ से प्रमाणित बीज ले सकता है। सीड हब योजना प्रमाणित बीज लेगा, उससे उसके खेत का उत्पादन तो बढ़ेगा ही। उत्पादन बढ़ने से उसकी इकोनॉमी जो है, आर्थिकी जो है, वो बहुत अच्छी सफल रूप से प्रतीत होगी, जिससे हमको राजस्व का लाभ भी मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज की सुलभता और बीज प्रसार की संभावनाएं क्या क्या है? इसमें हम देखते हैं कि निश्चित रूप से गुणवत्ता बीज से बीज प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। गुणवत्ता बीज का जो सीड हब योजना में बीज पैदा हो रहे हैं वो प्रमाणित बीज पैदा हो रहे हैं। और प्रमाणित बीज किसके लिए पैदा हो रहे हैं? किसानों के लिए पैदा हो रहे हैं। सीड हब केंद्रों के माध्यम से जो बीज पैदा हो रहे हैं वो सीधे किसान भी उसको प्राप्त करता है। इसके अलावा कृषि विभाग की अनेक योजनाएं हैं जो किट के रूप में किसानों को प्रदान की जाती है। कृषि विभाग भी सीड हब केंद्रों से बीज को लेकर के सीधे किसानों को दे सकता है। तो जितना रकबा उस बीज के द्वारा आच्छादित होगा, जैसे हमारे प्रदेश की बात करें तो इसमें 8 से 10 हजार क्विंटल प्रति वर्ष प्रमाणित बीज पैदा हो रहा है, जो 16 बीज केंद्रों के द्वारा पैदा हो रहा है। इससे प्रदेश में 270 एकड़ जमीन का आच्छादन प्रतीत होता है, एक साल में लगाते हैं तो। ऐसा करे किसान जो लगाता तो उसका जो उत्पादन आता है लगभग 15 से 20 गुना ज्यादा उत्पादन आता है। 1 क्विंटल बीज पे 15 क्विंटल पैदा होता है। इस तरह से हम देखते हैं तो ये 28 लाख क्विंटल एक साल में किसानों के द्वारा खेतों पे पैदा होने गुंजाइश रखता है। इस प्रकार से ये प्रसार जो है साल दर साल लगातार बढ़ता जाता है। अभी शुरुआत के 3 साल हुए हैं,
आगे आने वाले सालों में ये प्रसार और बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रत्येक 3 साल या 4 साल बाद में बीज को बदलते रहना किसानों के हित में प्रतीत हो रहा है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को इस योजना से उम्मीद क्या करनी चाहिए? किसानों की उम्मीद सीधी सी रहती है, सरल किसान होते हैं, उनकी उम्मीद रहती है कि बीज हमको सस्ता मिले, हाँ, बीज हमको उत्तम क्वालिटी का मिले, बिल्कुल बीज हमको सरलता से मिल जाए। जी। इस तीनों ही चीज़ों की पूर्ति हम बीज हब, सीड हब केंद्रों के द्वारा कर सकते हैं। सीड हब केंद्र में जो बीज पैदा होता है, आप समझते हो कि एक इसका कंपोनेंट है कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र प्रत्येक जिले में प्रतिस्थापित है, और कृषि विज्ञान केंद्र अगर वो सीड हब केंद्र है तो किसान उस जिले के किसान उस सीड हब केंद्र से जाकर के भारत सरकार के मूल्य के आधार पर बीज को खरीद सकते हैं। तो सस्ता भी मिलता है, उत्तम क्वालिटी का बीज मिलता है, और इस बीज को लेकर के वो अपने उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा हम करते हैं तो हमारे प्रदेश में जितने भी किसान हैं, 350 किसान हर एक साल लाभ ले सकते हैं, और ऐसा लाभ लेकर के वो एक एस्टिमेटेड अनुमानित रूप से 65 लाख रुपए का राजस्व एक साल में पैदा कर सकते हैं। तो ये किसानों को उम्मीद है कि सस्ता बीज मिले, अच्छा बीज मिले और सुलभता से बीज मिल जाए। तीनों की पूर्ति ही सीड हब केंद्रों के द्वारा किसानों से हो रही है। जी डॉक्टर साहब, अगर हमारे कोई किसान भाई हैं जो ये चाहते हैं कि सीड हब योजना में वो भाग लें, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है? ये आपने बहुत अच्छा, जो कि जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं, योजना की बात कर रहे हैं, उसमें किसान कैसे भाग ले, इस पे विषय पे आना चाहें तो देखेंगे कि जो भी किसान बीज को पैदा करने की स्किल रखता हो, दक्षता रखता हो, उन किसानों को नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या नज़दीकी ICR के संस्थानों के माध्यम से या राज्य कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से संपर्क करें कि आपके वहाँ किस तरह की बीज उत्पादन की योजनाएं हैं। अगर वो बीज उत्पादन की योजनाएं हैं तो वहाँ समय से पूर्व ही अपना नाम दर्ज करवाएं, पंजीयन करवाएं और अपने क्षेत्रफल को भी बताएं। इसके उपरांत वो समय से पूर्व बीज लेकर के अपने खेत पे बीज की बुआई करें, और जो बीज पैदा होता है उस बीज में वो सावधानी पूर्वक जो नियम तकनीकी बताई जाती है उसका अनुपालन करें, और जो बीज पैदा हो रहा है उस बीज को पुनः उसी केंद्रों को भी दे सकते हैं जो सीड हब केंद्र हैं, ताकि उनको पैसा ज़्यादा मिले, समय पे मिले और सही रूप से मिले। इस तरह से किसानों से भाग लें, तब हम सीड हब केंद्रों के माध्यम से हम किसानों की आर्थिकी और सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि सीड हब योजना में कुछ सावधानियों की जरूरत हो जो हमारे किसान भाई बरते? सावधानी की बात यह रहती है कि बहुत किसान क्या होता है, जब समय निकल जाता है तब वो सीड हब केंद्रों पर आकर बीज की मांग करते हैं। पहली सावधानी ये है कि बीज की मांग करनी है तो बुआई के 1 महीना पहले समय पे वो बीज की मांग करें। दूसरा ये है कि जो बीज लेके जाए उसकी सार संभाल बुआई तक अच्छी तरह से करें। तीसरी बात यह है कि जो बीज का निरीक्षण होता है, जो कि इंस्पेक्टर का निरीक्षण होता है, उस निरीक्षण में स्वयं किसान खेत पे साथ में खड़ा होकर निरीक्षण करवाए, उसमें सहयोग करे। और चौथी बात यह है कि जब बीज को बाईबैक करना हो, पुनः केंद्रों पे भंडारण के लिए देना हो, तो उसको संपूर्ण शुद्धता के साथ, उसमें किसी प्रकार का मिक्सचर नहीं करे, उस बीज को लाकर केंद्रों पे देगा, तब वो इस तरह की सावधानियां रखेगा। तो इस सीड हब केंद्रों के माध्यम से, सीड हब योजना के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकता है। यही सावधानियां किसान को अपनानी चाहिए।
जी। अगर कोई हमारे किसान भाई हैं जो ये करना चाहते हैं कि वो अपने खेतों में बीज का उत्पादन करें और फिर अपनी एक नवीन कंपनी की स्थापना करें, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही युवा किसान का प्रश्न आपने पूछा है कि युवा किसानों की बड़ी महत्वाकांक्षा होती है कि जितने बीज बाजार में मिल रहे हैं, कोई पैदा कर रहा है तो क्यों ना वो एक कंपनी के माध्यम से वो पैदा करके किसान बीज को बेचे। तो इस विषय पे लेकर के बात करते हैं। तो जो किसान सबसे पहले तकनीकी रूप से जानकारी ले, जानकारी के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है, जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दी जाती है और जो बीज संस्थान है उनके माध्यम से भी दी जाती है। तो सबसे पहले किसानों को प्रशिक्षण लेना चाहिए जो बीज का उत्पादन करना चाहते हैं। प्रशिक्षण लेने के उपरांत उन किसानों को संबंधित कृषि विभाग के ग्रामीण स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जैसे REO जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होता है या SADO जो होता है, उनसे वो पूछ करके फार्म भरे, आवेदन करे। मुझको बीज का व्यवसाय करना है, उसका मुझे आवेदन दिया जाए। और आवेदन देगा, उसके बाद में बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से भी जहां वो बीज का उत्पादन कर रहा है उसका वो भौतिक रूप से निरीक्षण करते हैं। तो वो भी उसका होना चाहिए, गोडाउन भी उसके पास व्यवस्था होनी चाहिए, खुद का हो तो ठीक है, नहीं तो वो उसको क्रेता रूप पे भी कर सकता है, उसको हायरिंग रेंट बेसिस पे भी ले सकता है। इन सब चीज़ों का भौतिक सत्यापन करवाने के बाद और जो लाइसेंस मिलने के उपरांत वो बीज का व्यवसाय कर सकता है। उसमें दो तरह का बीज व्यवसाय है। एक तो होता है बीज कंपनी, सीड एक्ट के माध्यम से हम करें तो अगर अकेला आदमी काम करना चाहता है, किसान काम करना चाहता है, तो वो सब बीज कंपनी के माध्यम से पंजीयन करवा सकता है। और अगर एक से ज्यादा किसान मिलकर काम करना चाह रहे हैं बीज कंपनी के रूप में, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी करता है, NGO के माध्यम से भी करता है। इस तरह से अगर वो संस्था का रूप करना चाहता है तो एक से ज़्यादा किसान हो तो इस माध्यम से करें, SHG के माध्यम से, NGO के माध्यम से, सीड सोसाइटी के माध्यम से आवेदन करे, पंजीयन करवाए। और अकेला करना चाहता है तो कंपनी एक्ट के माध्यम से वो करे। तब इस आवेदन को पास होने के उपरांत वो बीज को आदान करे, खरीदे और उस बीज को लगा करके सभी नियमों का, सभी तकनीकियों का, सभी मानकों का पूर्ण पालन करते बीज का उत्पादन करे। तब वो इस बीज में व्यवसाय में सफल होने की गुंजाइश रखता है, क्योंकि बीज व्यवसाय में काफ़ी पैसा है, काफ़ी पैसे गुंजाइश भी है। उत्तम क्वालिटी का सीधा किसानों को बीज मिल जाए, इससे बड़ी सामाजिक सेवा भी नहीं है। ऐसा करके हम युवा किसानों के लिए कहना चाहेंगे कि वो अपने बीज व्यवसाय को करना चाहें तो इन सभी चीज़ों का नियम पूर्वक पालन करें। जी, चलते चलते एक जल्दी से जो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि सीड हब योजना हमारे देश के कितने राज्यों में लागू होती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो कि जून 2016 से शुरुआत हुई है। सबसे पहले इसमें 100 केंद्रों का सम्मेलन किया गया था, लेकिन आज पिछले 2 साल से इस पे 150 केंद्रों का सम्मेलन किया गया है, सीड हब केंद्रों का। और ये हमारे देश में 24 प्रदेशों में सीड हब योजना संचालित की जा रही है। 24 प्रदेशों में सभी जगह, बहुतायत जगह पे बीज का उत्पादन हो रहा है और बीज उत्पादन किसानों की हितैषी के लिए हो रहा है। तो किसान उससे सीधा प्रमाणित बीज लेकर के अपने खेत की फसल को बढ़ावा, इजाफा, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, आर्थिक कर रहे हैं। तो 24 प्रदेशों में जो सीड हब केंद्र चल रहे हैं, इसका नियमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी और शुभ संकेत है किसानी के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। जी, धन्यवाद सर, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। किसान भाइयों, आज आपने जानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की जानकारी। अगले अंक में फिर कुछ ऐसी ही कृषि संबंधित जानकारियों के साथ एक बार फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। सबसे पहले देखेंगे प्रमुख खबरें। हेलीकॉप्टर एवं ड्रोन से हो रहा टिड्डी नियंत्रण, मध्य प्रदेश के बासमती को GI टैग दिलाएं, मध्य प्रदेश में 99 लाख हेक्टेयर में बोनी पूरी, खरपतवारनाशी के छिड़काव में सावधानी, गेरुआ से बचाएं सोयाबीन। अब खबरें विस्तार से। देश के टिड्डी सर्कल कार्यालयों द्वारा गत 11 अप्रैल 2020 से 6 जुलाई 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 1,43,422 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण अभियान चलाया जा चुका है। राज्य सरकारों ने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार राज्यों में 6 जुलाई 2020 तक
1,32,465 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 6-7 जुलाई 2020 को एलसीओ द्वारा राजस्थान के 7 जिलों में बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, सीकर और जयपुर में 22 स्थानों पर तथा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, मध्य प्रदेश के एक जिले टीकमगढ़ में एक स्थान पर नियंत्रण अभियान चलाया गया। इसके अलावा 6-7 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि विभाग द्वारा झांसी जिले में 3 स्थानों पर, वहीं मध्य प्रदेश के राज्य कृषि विभाग ने टीकमगढ़ जिले में एक स्थान पर टिड्डियों के छोटे समूह और बिखरे हुए झुंडों पर नियंत्रण अभियान चलाया। टिड्डी रोधी अभियानों के लिए हवाई छिड़काव क्षमता मजबूत बनाई गई है। आवश्यकता के आधार पर राजस्थान के अधिसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में एक बेल हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने भी Mi-17 हेलीकॉप्टर के उपयोग के द्वारा टिड्डी रोधी अभियान में परीक्षण कार्य पूरा किया है। आईएएफ ने जोधपुर जिले में हवाई छिड़काव के लिए 15 जुलाई को Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात करके टिड्डी रोधी अभियान में भागीदारी शुरू कर दी है। इसके अलावा कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से ऊंचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में भी टिड्डियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलौदी जिले में 15 ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। भारत ऐसा पहला देश है जो टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहा है। वर्तमान में छिड़काव वाहनों के साथ 60 केंद्रीय नियंत्रण दल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में तैनात कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग दिलाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में बासमती चावल का उत्पादन 13 जिलों में किया जाता है और इससे प्रदेश के लगभग 80,000 किसान जुड़े हुए हैं। किसानों के हित और चावल की गुणवत्ता को देखते हुए मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देना उचित होगा। श्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश का चावल यहां के किसानों द्वारा विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, जिससे लगभग 3,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष आती है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर में उत्पादित होने वाले चावल को बासमती टैग न दिए जाने से किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश में 99 लाख हेक्टेयर में बोनी पूरी। खरीफ फसलों की बुआई का कार्य मध्य प्रदेश में तेज गति से जारी है। मध्य प्रदेश में अब तक 99,19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष 146,31,000 क्षेत्र में बुआई के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 68% की बुआई का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश में खरीफ फसलों में धान, दलहन, तिलहन की बुआई का कार्य किया जा रहा है। अब तक 13,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का, 8,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 85,000 हेक्टेयर में ज्वार, 1,48,000 हेक्टेयर में बाजरा और 36,000 हेक्टेयर में कोदो, कुटकी व अन्य खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है। दलहन में 11,42,000 हेक्टेयर में उड़द, 2,65,000 हेक्टेयर में तुअर, 91,000 हेक्टेयर में मूंग, 10,000 हेक्टेयर में कुल्थी और अन्य दलहन की बुआई की गई है। अब तक 51,17,000 हेक्टेयर में सोयाबीन, 1,75,000 हेक्टेयर में मूंगफली, 1,19,000 हेक्टेयर में तिल और 6,000 हेक्टेयर में अन्य तिलहन और फसलों की बुआई की गई है। इस प्रकार 5,87,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई भी हो चुकी है। खरपतवार नाशी के छिड़काव में सावधानी। खरपतवार की समस्या से निजात पाने के लिए बड़ी तादाद में किसान भाई खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करते हैं। इसके उपयोग में यदि सावधानी रखी जाए तो फसल स्वस्थ होने के साथ किसान भाइयों की सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। खरपतवार नाशी जिस फसल के लिए उपयोगी है उसी का उपयोग करना चाहिए। मात्रा जितनी बताई गई हो, साथ में घोल कितने पानी में तैयार करना है इसकी जानकारी होना चाहिए तथा अमल करना चाहिए।
खेत में छिड़काव करना हो तो भूमि में नमी का होना आवश्यक होता है, तभी दवा का सही असर दिखाई देगा। छिड़काव केवल मशीन से करें और उपयोग के पहले तथा बाद में उसे साफ करें। छिड़काव के लिए फ्लैट बॉटम नोजल का ही उपयोग करें एवं घोल को छान कर ही उपयोग में लाएं। छिड़काव विशेष वस्त्र तथा हाथों में ग्लोव लगाकर करें और घोल बचाकर न रखें। किसान भाई ध्यान रखें कि दवा का खेत में उपयोग करने के बाद नहाकर कपड़े जरूर बदलें। दवा छिड़काव के दौरान किसी भी प्रकार का कोई धूम्रपान ना करें। गेरुआ से बचाएं सोयाबीन। गेरुआ एक फफूंद जनहित खतरनाक रोग है। विशेषकर मध्य प्रदेश के ऊंचे स्थानों पर जैसे मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट इत्यादि जगहों पर ज्यादा होने की संभावना रहती है। वैसे सामान्य रूप से ये सभी क्षेत्रों में आता है जहां कहीं भी सोयाबीन होता है। प्रायः ये रोग फूल अवस्था में आता है। बारिश अधिक होने पर तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 80% नमी होने पर इसका विस्तार अधिक होता है। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर मेढ़ों पर उग रहे खरपतवारों को नष्ट करें। सोयाबीन के साथ अंतर्वर्तीय फसल लगाएं। तुलनात्मक दृष्टि से समुद्री सतह से अधिक ऊंचे स्थानों पर सोयाबीन लगाएं। खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।